नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, हम जो खाना खाते हैं वो कैसे-कैसे डाइजेस्ट होता है और क्या-क्या प्रोसेस होती है उसमें, कौन-कौन से उसमें ऑर्गन होते हैं, तो उसी के बारे में हम सारा नॉलेज लेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसको मैं आज आपको बहुत ही ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी नॉलेजफुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे शुरू होता है और क्या-क्या उसमें पार्ट होते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाने का जो भी ग्रास है, हमने क्या किया, सबसे पहले मुँह में डाला। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हो जाती है हमारा ओरल कैविटी यानी कि हमारे मुँह से, ठीक है? अब जब हम खाने को खाते हैं तो चबाया हम और उसमें क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है। तो हमारे मुंह में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। तो कुछ इस तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में होती है। वो क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है। वो सलाइवा के साथ वो हमारा फूड मिक्स होता है और सेमी सॉलिड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, हमारी जीभ उसको अंदर की तरफ धकेलेगी और वो जाएगा हमारा कहाँ पर, ईसोफेगस। तो तीसरा पार्ट हो गया कौन-सा हमारा, ईसोफेगस यानी कि आहार नाल, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं। आहार नाल के से क्या अटैच है हमारा, स्टमक। जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस से हमारा स्टमक अटैच है। तो स्टमक के अटैच होने पे भी एक वाल्व टाइप का लगा हुआ है, एक ऐसा स्फिंक्टर लगा हुआ है। उसके बारे में हम बाद में बताएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद स्टमक के बाद आता है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, रेक्टम। ये हो गया हमारा एंड पार्ट, ठीक। तो इसकी पूरी जानकारी बाद में लेंगे और साथ में कुछ एसेसरीज ग्लैंड भी होती है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, जो स्टमक के आसपास होती हैं। तो वो भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी को बताऊंगा और कोशिश करूंगा आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो अभी तक आपने जाना कि कौन-कौन से पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना लेते हैं और हमने उसको मुँह में डाला। अब हमारे दाँतों से हम उसको चबाएँगे, चबा-चबा कर उसको छोटे-छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ही क्या करते हैं, हमारा जो माउथ में जो ओरल कैविटी में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, वहाँ से सलाइवा रिलीज़ होगा तो उसके साथ मिक्स होकर वो क्या होता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, हम ये जो दाँतों से चबा-चबा कर फूड को तोड़ देते हैं ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन प्रोसेस हुई, उसके बाद सलाइवा मिक्स हुआ, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे मुँह में जो सलाइवा थे, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि अमाइलेज़। तो ये अमाइलेज़ हमारे फूड में मिक्स होता है। अमाइलेज़ क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में है, उसका ब्रेकडाउन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसमें जो हमने खाना खाया था उसमें क्या हुआ, फूड में हमारे माउथ से ही अमाइलेज मिक्स हो गया। अब क्या होगा, वो सॉलिड फूड लिया था उसमें सेमी सॉलिड हो गया। अब क्या होता है, वो सेमी सॉलिड फूड, उसको अब हम क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। ये बोलस जब हमारे जीभ पीछे की तरफ उसको धकेलती है, जब भी हम उसको गटकते हैं तो क्या करते हैं, हमारी जीभ बहुत हेल्पफुल होती है उसको पीछे करने में। तो आप ट्राई करके देखना, कुछ भी चीज़ गटक के देखना तो आपकी जीभ उसको जी प्रेशर लगा रही है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो फूड हमारा आहार नाल की तरफ चले जाएगा, ईसोफेगस की तरफ चला जाएगा। ईसोफेगस क्या है हमारा? ईसोफेगस हमारा एक पाइप जैसी संरचना है, ये समझ लो। जैसे आपने पाइप देखा है, उसी तरह का एक पाइप है, खाने का पाइप। और ये जो खाने का पाइप है, जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, ये इस तरह के सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है कि इसके अंदर अगर आप छोटा-सा निवाला डालेंगे, वो भी चला जाता है, थोड़ा मोटा निवाला डालेंगे, वो भी चला जाता है। यानी कि ये जो टिश्यू से बना है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो बोलस है, जो भी खाना खा रहे हैं, उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग वो थोड़ा-सा डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है? तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो भी हम खाना खाएँगे, वो उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग डायलेट होकर आपके आहार नाल से होते हुए आपके स्टमक में पहुँचेगा। तो ये जो इसोफेगस है, इस ये क्या बना होता है, कई सारी टिश्यू लेयर से बना होता है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू लेयर से मिलकर बना होता है, जैसे कि ट्यूनिका एडवेंशिया, स्ट्राटम लॉन्गिट्यूडिनल, स्ट्राटम सर्कुलर, टेला सबम्यूकोसा, लैमाइना मस्कुलरिस, लैमाइना प्रोपेरिया और
लैमाइना, एपिथेलियल एक्सेट्रा। तो इस तरह की सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसकी लेयर्स बाय लेयर्स बन रहा है ये हमारा ईसोफेगस, यानी कि आहार नाली। तो यही जो सॉफ्ट टिश्यू लेयर है वो पूरे हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये ऑलमोस्ट उसी की ही बनी हुई होती है। तो अब इसकी जो ये आउटर लेयर होती हैं इनकी वजह से क्या होता है, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यही पेरिस्टालसिस मूवमेंट पूरे हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पर होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो फूड है वो हमारा ओरल कैविटी से होता हुआ पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू एंड तक पहुँच जाता है। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका एंड पार्ट तक पहुँचता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक का एंड पार्ट क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या करता है, हमारे फूड को आगे नीचे की तरफ धकेलता रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मैं शीर्षासन की स्थिति में हूँ, यानी कि मेरा सिर नीचे पैर ऊपर हूँ, सिर के बल खड़ा हूँ मैं मान लो, तो अगर उस स्थिति में कुछ चीज़ निगलूंगा गटकूंगा तो भी वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, मतलब कि हमारे स्टमक में जाएगी या फिर बाहर की तरफ आ जाएगी अगर मैं उल्टा खड़ा हूँ। तो अगर मान लो मैं सिर के बल भी खड़ा हूँ तो जो भी मैं गटकूंगा वो हमारे पेट में ही जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जमीन की तरफ नहीं आएगी, वो हमारा ऊपर की तरफ ही जाएगी, पेट की ही तरफ, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पूरे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो हो रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो अब भी बात करते हैं स्टमक की। तो अपने स्टमक को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 फंडस गैस्ट्रिकस, तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है। तो फंडस गैस्ट्रिकस, नंबर 2 पैराकार्डिका, नंबर 3 कॉर्पस गैस्ट्रिकस और बॉडी, नंबर 4 एंट्रम पाइलोरिकम या फिर एंट्रम, और नंबर 5 आता है पाइलोरस या फिर गेटकीपर जिसको हम बोलते हैं, और 6th पार्ट हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट आ गया जो जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम। तो ये जो हमारा स्टमक है इसकी जो बाहरी लेयर है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी होती है। उसके ठीक नीचे क्या होती है, सर्कुलर मसल फाइबर की लेयर बनी होती है, टिश्यू लेयर जो होती है, और उसके साथ ही उसमें ऑब्लिक टिश्यू लेयर मसल्स भी होती हैं जो कि क्या करती है, म्यूकोसा को ओवरलेइंग करती है। और ये जो हमारा स्टमक है इसके अंदर क्या होता है, रगे होते हैं बहुत से, तो वो क्या करते हैं हमारे स्टमक को इनलार्ज करते हैं। जब अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे स्टमक का साइज बढ़ जाता है, और अगर कम खाते हैं तो स्टमक का साइज नॉर्मल ही रहता है। तो एक्सपेंड कर देने का काम भी करते हैं ये रगे। तो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसमें। और हमारे स्टमक में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती है जो कि क्या करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब ये म्यूकस क्या करता है, ये जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है उससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक एसिड है वो हमारा जो टिश्यू लाइनिंग को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसमें म्यूकस लेयर म्यूकस प्रोडक्शन होता रहता है। अब ये जो गैस्ट्रिक एसिड है वो क्या करता है, ये हमारे फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल है, जिससे कि हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि मैंने कोई खाना देखा तो ये अपने आप ही रिलीज होने लग जाता है। अब मुझे खाने की खुशबू आई तो भी हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होने लग जाता है। अब मैं खाना खाया तो ये खाने को पचाने के लिए ऑटोमेटिकली रिलीज होने लग जाएगा। तो इस गैस्ट्रिक जूस से हमारा जो एब्डोमेन की इनर लेयर है, हमारे एब्डोमेन का टिश्यू है, उसको बचाने के लिए हमारा जो एब्डोमेन है वो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता रहता है। तो हमारा स्टमक 1 से 2 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता रहता है। गैस्ट्रिक एसिड से हमारे स्टमक को बचाने के लिए हमारे स्टमक में म्यूकोसल लेयर होती है जो क्या करती है, म्यूकोस भी प्रोड्यूस करती रहती है। लेकिन ये जो म्यूकोसल लेयर है ये हमारे इसोफेगस में नहीं होती। अब म्यूकोसा का काम क्या है, इस गैस्ट्रिक एसिड से हमारा टिश्यू लेयर को बचाने का। तो इसोफेगस में तो ये लेयर नहीं है, तो अगर गैस्ट्रिक कंटेंट अगर ऊपर की तरफ आ जाता है तो वो इसोफेगस की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करेगा, इरिटेट करेगा। आपने कभी कभी फील किया होगा, खट्टे डकार आते हैं, जलन सी हो जाती है, तो वो कभी कभी क्या होता है, जो एसिड क्या है वो ऊपर की तरफ चला जाता है हमारा इसोफेगस की तरफ। अगर हमने खाना खाया और लेट गए तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो इसोफेगस है वहाँ पर जलन होने लग जाती है, सीने में जलन आपने अक्सर महसूस की होगी। तो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं होता, कम से कम आधे 1 घंटे तक
लेटना नहीं है, आराम से बैठना है सुखासन में या फिर वज्रासन में, तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसोफेगस को उस गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए इसोफेगस में होता है एक स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये काफ़ी इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जैसे ही बोलस इसके अंदर जाता है, बोलस यानी कि जो हमने खाना खाया चबाया था सलाइवा के साथ मिलकर जो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में हो गया था, तो जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो वो स्टमक में पहुंचने के बाद स्फिंक्टर बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का नेचर ने डेवलप किया है हमारी बॉडी को, तो इसकी वजह से ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, अभी हमारा फूड पहुंच गया हमारा स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस हमने अभी बताया। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें बहुत सारे केमिकल एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और लाइपेज जैसे कई सारे केमिकल्स एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे फूड के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अब जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम बासी खाना खा लेते हैं, और या फिर हमने होटल से मंगाया तो होटल में भी किसको क्या पता कि उन्होंने फ्रेश दिया है या कैसा दिया है। अक्सर देखा गया है कि वो लोग बासी खाना ही गर्म करके दे देते हैं, और पता नहीं उनकी सब्जियां कैसी होती होंगी, मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं रहती। तो जो इस तरह के फूड होते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इस तरह का बैक्टीरिया वाला जो कि खराब खाना है, बासी खाना है, वो हम खा लेते हैं तो उससे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम ये खाना खाते हैं, इस तरह का खाना खा लिया, तो हमारे जो स्टमक में HCl है वो क्या करता है, कुछ हद तक इन बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बैक्टीरिया को किल करने की होती है। और यही HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हमारे स्टमक में जो फूड है उसमें से प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। हमारी जो बॉडी है उसमें विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कहाँ मिलता है, हमारा इसी स्टमक में, जो कि हमारा जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करती है। तो जब भी इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा जो फूड से जो विटामिन्स वगैरह है उससे मिलता है तो उसे हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो विटामिन B12 है वो हमारे नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और ये B12 DNA प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें एक एसिड रेसिस्टेंस एंजाइम भी होता है जिसका नाम है लाइपेज। और ये लाइपेज क्या करता है, लाइपेज हमारा फैट डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो क्या करता है, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है हमारे फूड्स में, तो उसको ब्रेक डाउन करके एक फ्री फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में स्प्लिट कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी इस फ्री फैटी एसिड को एब्जॉर्व कर लेती है, और इससे हमारे इंटेस्टाइन में एक इफेक्टिव फैट डाइजेशन होता है। तो आपने देखा कि हमारा जो स्टमक से जो निकलने वाले गैस्ट्रिक जूसेस है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। अब इस स्टमक में भी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली हर 20 सेकंड में एक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता रहता है। और इसी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की वजह से जो फूड हमने खाया और ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छे से मिक्स होते रहते हैं। ठीक है, ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा तो ये फूड एंड ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स होते रहेंगे, और उससे मिक्स होने की वजह से क्या होगा, उनका ब्रेकडाउन ईजिली होता रहेगा, और ये जो भी सेमी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। जब ये ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म का हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम चाइम्स। क्या बोलेंगे, चाइम्स। जब इसमें क्या होगा, चाइम्स में हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है और फूड वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि हमारा फूड कहाँ गया, इसोफेगस से स्टमक तक। स्टमक में क्या क्या प्रोसेस हुई वो भी आपने देख लिया, हमारा फूड बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये फूड कहाँ जाएगा, स्टमक से क्या अटैच्ड है, हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा था, ड्यूडेनम। तो अब वहाँ पर ये फूड जाएगा। अब जिस तरह से हमारा इसोफेगस और स्टमक जुड़ा हुआ था, किससे, एक स्फिंक्टर से जिसको हम बोलते थे कार्डियक स्फिंक्टर। तो ठीक उसी तरह से अब ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट जो ड्यूडेनम है उससे स्टमक की एंडिंग जुड़ी हुई होगी, वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा होगा जिसको बोलते हैं हम पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटा छेद है जिससे कि क्या होता है, इस सिर्फ लिक्विड जो फूड होता है वो ही बाहर जा सके, और बचा हुआ जो सॉलिड फूड है
वो हमारे स्टमक में ही रहे, जिसका फर्दर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू ब्रेक डाउन होता रहे, उसमें जो केमिकल एंजाइम्स है वो मिलते रहें और वो फिर से लिक्विड फॉर्म में हो जाए। और जितना भी वो लिक्विड फॉर्म में होता रहता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा और वो जो लिक्विड है वो सीधे बाहर आ जाएगा कहाँ पर, ड्यूोडेनम तक, जो कि हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब बाकी सॉलिड फूड का फिर से वही ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। अब ड्यूोडेनम में क्या होता है, बाइल, पैनक्रेटिक जूस और ये जो चाइम्स, जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारा फूड था, वो मिक्स हो जाता है। अब ड्यूोडेनम में जो पैनक्रेटिक जूस आ रहा है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब आपने देखा था कि स्टमक में हमारे फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला हुआ था, तो ये चाइम्स में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है। तो HCl की प्रॉपर्टी क्या है, इरिटेट करने की है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो पैनक्रेटिक जूस है उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करके ऑप्टिमम पीएच लेवल मेंटेन करता है, जो कि 7 से 8 होता है। और इसी पैनक्रेटिक जूस में प्रो एंजाइम भी होते हैं, जैसे कि ट्राइप्सिनोजेन, जो कि क्या करेगा, जो कि एंटीरियो काइनेज, जो कि ड्यूोडेनम वॉल से रिलीज हो रहा है, उसके साथ मिलकर ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन को स्प्लिट करता है और अदर ट्रिप्सिनोजेन बनाता है, या फिर अदर ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है। और साथ में इसमें क्या होता है, एक अल्फा अमाइलेज भी होता है, जो कि हमारे मुंह में भी पाया जाता था। वो क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस में से जो पैनक्रियाटिक लाइपेज निकल रहा है वो क्या करता है, वो जो ट्राइग्लिसराइड है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा दो फ्री फैटी एसिड में, जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता था, ट्राइग्लिसराइड को सिर्फ एक फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर पाता था। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, फैट इमल्सिफिकेशन का काम करता है, जो कि फैट को अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसी तरह के और भी हमारे एंजाइम्स होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस में। तो अब बात कर लेते हैं बाइल की। तो मैंने आपको बताया था कि और भी एसेसरीज ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लीवर। तो लीवर क्या करता है, हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये जो बाइल है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब ये क्या करता है, हमारे ड्यूोडेनम से ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है, जहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर होता है, और उसी एम्पुला ऑफ वेटर में हमारा जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तो ये सब हो रहा था कहाँ, हमारा ड्यूोडेनम में, जो कि हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये इसमें 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूोडेनम जो है अपर एंडिंग होती है, अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ड्यूोडेनम जुड़ा होता है हमारे स्टमक से, और इलियम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमारा राइट लोअर एब्डोमेन में होता है। तो ड्यूोडेनम और जेजुनम में जो इनका ल्यूमेन होता है उसमें अंदर की तरफ सर्कुलर फोल्ड होते हैं, जो कि 1 से 2 सेंटीमीटर के होते हैं। तो इन सर्कुलर फोल्ड का काम है, जो हमने जो चाइम्स जो आया था उसको आगे की तरफ पहुंचाना और इन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचाना, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता रहता है। अब ये जो सर्कुलर फोल्ड होते हैं इसमें बहुत सारे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलिस। और ये जो विलई होते हैं वो होता है 1 mm के, इतने छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं इसमें। और हर एक विलई में ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। तो जो भी हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब का ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इन्हीं विलई की मदद से। ये विलईज जो हैं वही हमारे फूड में से सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, और ये उनको एब्जॉर्व करके हमारे ब्लड कैपिलरीज में उनको ट्रांसफर कर देते हैं, जो जिससे कि ब्लड के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंचता रहता है, ठीक है। ड्यूोडेनम और जेजुनम में तो आपने देख लिया कि इस तरह के सर्कुलर फोल्ड होते हैं, और ठीक इसी तरह से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था क्या था, इलियम, उसमें भी इसी तरह के सर्कुलर फोल्ड होते हैं। इलियम क्या करता है, हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और जैसे बाइल जूस को भी एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्स्ट्रा बाइल जूस होता है उसको वापस लीवर में ट्रांसफ़र कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी मीटर की होती है, कम से कम 5 मीटर लंबी होती है, और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर लंबी होती है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटी होती है, और ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ रहती है, ठीक है। तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व या फिर बोहाइंस वॉल्व।
और ये वाल्व कब ओपन होता है? जब हमारा जो चाइम्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उस टाइम पे ये वाल्व ओपन होता है। तो सारा चाइम्स फिर पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारी क्या होती है, विलीज होती हैं, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें विलीज नहीं होती, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो उन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसमें बहुत करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज जिसे हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि विटामिन का प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ फाइबर्स और हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये हार्मफुल जर्म्स को भी किल करने का काम करते हैं। और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट हैं, क्या क्या? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। तो जैसे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा तो चाइम्स क्या करेगा? असेंडिंग कोलोन से होता हुआ, ट्रांसवर्स कोलोन से होता हुआ डिसेंडिंग कोलोन की तरफ जाएगा। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी फूड पार्टिकल्स जो भी हमने लिया है, वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्व हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हुआ, उसके बाद जितना भी बचा हुआ मटेरियल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, वो पहुंच जाता है हमारे रेक्टम तक और फाइनली एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये था एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।